प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, प्यार से बढ़कर नहीं दुनिया में कोई रोशनी, पी गए ये रोशनी तो आईना हो जाओगे। गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, गुफ्तगू मीठी करो हर एक से झुककर मिलो, दुश्मनों के वास्ते तुम दिलरुबा हो जाओगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिजवी। सोशल मीडिया पे अगर आप जाते हैं, सोशल मीडिया को सर्च करते हैं तो एक घमासान चला हुआ है। हर जगह लोग मातम करने को तैयार हैं कि कंगना को हो क्या गया है। वैसे तो सबको पता था कि इसका ऊपर वाला अपार्टमेंट बिल्कुल खाली है, लेकिन इतना खाली होगा इस गांजा गर्ल का, ये आपको और हम सबको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये एक रेपुटेटेड पद पर गई थी। इसको मंडी से जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाया गया था और इस बात की तवक्को करी गई थी कि शायद हो सकता है कि अब ये थोड़ी बहुत उधार की अकल लेकर आए और पार्लियामेंट में जाकर देश हित में काम करे। लेकिन ये आतंकी औरत तो मानने को तैयार नहीं है। मेन बात ये कि जो लोग गंजेड़ी होते हैं, नशेड़ी होते हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी देशभक्ति नशा होती है, इनका ईमान नशा होता है, इनका भगवान नशा होता है। तो इसी का सारा साथ इसके साथ यही वाक़या है कि इसका टोटल ईमान जो है वो नशा है और ये गंजेड़ी गर्ल है और ये बाज आने को तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में जाने से पहले जैसे आपने देखा कि इसको एक ट्रॉफी दी गई थी, इसको एक चमाटा दिया गया था। चमाटा पद्मश्री जैसे इसने खरीदा था, ऐसे ही इसको किसान की बेटी ने एक चमाटा मारा था और कहा था कि तू पार्लियामेंट में जा रही सोच समझ कर बोलना। लेकिन कंगना तो कंगना ही ठहरी, इसका तो दिमाग बिल्कुल ही खाली है। गांजा गर्ल नहीं सुधरी और पार्लियामेंट में भी इसने ऊल झलूल हरकतें करी। अब जिस तरह हिंदुस्तान में की कई स्टेट्स में इलेक्शन है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, बहुत सारी स्टेट्स में जो है इलेक्शन तैयार हैं, विधानसभा के इलेक्शन होने वाले हैं। इस बीच में कंगना की तमाम तर बेवकूफ़ियों की जो बयान है, बेवकूफ़ियों के जो स्टेटमेंट है, इंटरव्यूज़ हैं, वो मंजर-ए-आम पर आने शुरू हो गए। सबसे पहले इसका जो मंजर-ए-आम पर बेवकूफ़ी का पुलंदर आया है, इसने एक फिल्म बनाई है इमरजेंसी। इसने कहा कि इमरजेंसी मैंने जो बनाई है बड़ी मेहनत से बनाई है, इसमें सारा पैसा मैंने लगाया है और हीरोइन भी मैं ही हूँ, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ, फाइनेंसर भी मैं ही हूँ। जाहिर सी बात है कि इस बेवकूफ़ औरत की फिल्म को कौन फाइनेंस करेगा। सबको पता है कि पागल औरत है, ये कुछ भी बकवास करती है। और आपने देखा तेजस फिल्म किसके साथ क्या हाल हुआ था। तेजस फिल्म जब इसकी आई थी तो इसने तब भी बोला था हमारे भारतवासियों से, यानी अपने हिंदुस्तान के ही लोगों से इसने बोला था कि देखिए जो हमारी तेजस फिल्म नहीं देखेंगे वो देशद्रोही होंगे। मतलब जो उसकी फिल्म नहीं देखने जाएगा वो देशद्रोही होगा। अब इसने इमरजेंसी बनाई, इंदिरा गांधी के ऊपर बनाई और कह रही है कि मैंने गहने बेच दिए, अपने गहने बेच दिए। जाहिर सी बात है, बेगैरत औरत है, इज्जत तू बेच चुकी, गैरत तू बेच चुकी, देश भक्ति तू बेच चुकी, भारत के संविधान को तूने एक तरह से लात मारा कि उसको तू फॉलो करती नहीं है। अब इसने जो इमरजेंसी फिल्म बनाई है, इसमें इसने पंजाब के किसानों को, सरदारों को आतंकवादी बताया है। वहाँ पर पूरे एक युद्ध पिटा पड़ा है। उसके बाद इसने दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि ये जो किसान मूवमेंट चल रहा था ये अमेरिका की ताकतें चला रही थी और किसान मूवमेंट में गैंग रेप होते थे और वहाँ किसान जो हैं वो सारे उल्टे लटके रहते थे, वहाँ पर लड़कियाँ उल्टी लटकी रहती थी और उनके साथ गैंग रेप होते थे। ना मालूम कौन सा किसान मूवमेंट था, क्योंकि पूरे किसान मूवमेंट में मैं गई हूँ। जब किसान मूवमेंट शुरू हुआ वेरी फर्स्ट डे से और जब वो ख़त्म हुआ लास्ट डे तक मैं किसान मूवमेंट में थी। अलग अलग जगह थी, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टेकरी बॉर्डर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे जयपुर बॉर्डर हो, जहाँ जहाँ दिल्ली की सरहदों पे किसान मूवमेंट बैठा था हम गए थे। हमने तो ऐसी कोई हरकत नहीं देखी, भी महिला मैंने तब भी नहीं देखी कि किसी किसान ने कभी गलत नज़र मेरे ऊपर रखी भी हो। उल्टा हम लोग वहाँ पे खा पी कर आते थे, वहाँ पर लंगर चल रहे थे, खाना पीना। और कुछ तो ऐसा होता था, कुछ किसान सिंगू बॉर्डर पे तो ये होता था कि वो लोग गरीब जो बेचारे लोग आते थे उनके लिए बाकायदा पैकेट्स थे, चप्पल दे रहे थे, बनियान दे रहे थे, शैम्पू दे रहे थे, पेस्ट दे रहे थे, ब्रश दे रहे थे, शैम्पू के सैशे दे रहे थे, तेल के सैशे दे रहे थे। मतलब वो उन गरीब लोगों को जो वहाँ पर आ रहे थे उन लोगों को वो चीज़ें दे रहे थे। अब इसने जब किसानों के बारे में बोला
तो हलचल मच गई, हर तरफ से इसके खिलाफ मुहिम निकलनी शुरू हो गई। आज तो पंजाब के किसान जो है ना, वो इसका कंगना का पुतला फूंक रहे थे, पुलिस वाले लेकर भाग गए कंगना को। यानी इसका जो पुतला था पुलिस वाले लेकर भाग गए, आधी कंगना को पुलिस वाले लेकर भाग गए, आधी कंगना को वहां के किसानों ने फूंक डाला, यानी उसके पुतले को फूंक डाला। कंगना मानने को तैयार नहीं है। ये बीजेपी की प्रवक्ता हुआ करती थी, बीजेपी ने इनको लात मार के बाहर कर दिया कि भाई हम तो, हमारी प्रवक्ता ऐसी नहीं होती, हम तो बाज आए। अब कंगना तीसरा चूरन लेकर आई। कंगना तो कंगना ठहरी। मैंने कहा ना, जब इंसान नशे में होता है तो नशे में टल्ली होती है, उसको नहीं पता होता कि वो क्या बोला है। अब कंगना ने तीसरा हरबा इस्तेमाल करा कि वो रिजर्वेशन के खिलाफ है और भारत में रिजर्वेशन होना ही नहीं चाहिए। क्यों कंगना, क्यों नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन? तुम तो हीरोइन हो, तुम तो हीरोइन होने के बाद भी रिजर्वेशन कर रही थी। तुम्हें याद है जब तुम फिल्मों में काम करा करती थी, जब तुमने भारतीय जनता पार्टी की नई नई चाटनी शुरू करी थी, तो तुम नेपोटिज्म कहती थी। और पूरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी खान फैमिली है, जो खान है, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान, इमरान खान, जितने भी एक्टर, तुमने सबको क्या कहा था? ये सब देशद्रोही हैं, ये गैबी ताकतें हैं, बाहर के लिए काम कर रहे हैं। तुमने सबको बदनाम करा था, है ना? तब तो यानी तुम रिजर्वेशन मांग रही थी ना, तुम यही तो कही थी कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है, अगर क्या नाम है, बाप एक्टर है तो बेटा भी एक्टर बनेगा, फिर बेटी भी एक्टर बनेगी। जैसे क्या नाम है, अमिताभ बच्चन एक्टर है, अमिताभ बच्चन का बेटा भी एक्टर बनेगा, है ना? फिर जितने भी एक्टर उसको नेपोटिज्म कहते हैं। तो इसने वो वाला फेंका। हालांकि ये एक अच्छी हीरोइन थी, बहुत अच्छी फिल्में करती थी। अगर इसकी आप गैंगस्टर जाकर देखें तो बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि वाकई रियल एक्टिंग करिए, और वाकई करिए। हमें तो पता नहीं था इतनी बड़ी नशेड़ी है, लेकिन गैंगस्टर को देखकर लगता है कि वाकई ही वो कंगना रनौत की अक्कासी करती हुई फिल्म है, क्योंकि जितनी बड़ी नशेड़ी ये है उतनी ही बड़ी नशेड़ी का रोल इसने गैंगस्टर में करा है। इसकी काफ़ी फिल्में, काफ़ी अच्छे रोल भी करे, इसको काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले। उसके बाद पता नहीं इसका क्या दिमाग खराब हुआ, इसको लगा कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की इसने चाटनी शुरू कर दी। ये तो ऐसे ऐसे ऊल झलूल बयान दिए इसने, यहाँ तक कह दिया कि भारत को आज़ादी जो है सन 2014 के बाद मिली। और अभी भी एक इंटरव्यू में, लल्लन टॉप के इंटरव्यू में 2 दिन पहले इसने एक इंटरव्यू दिया है सौरभ चतुर्वेदी को, उनसे भी ये कह रही है कि मुझे तो आज़ादी सन 2014 के बाद मिली। तो उन्होंने कहा तुम्हें मिली होगी, हमें तो 1947 में ही मिली। लल्लन टॉप ने यहाँ तक कहा कि पता नहीं तुम कौन सी किसान मूवमेंट में जाती थी, हमें तो वहाँ पे कोई रेप होते नजर नहीं आए। तो कहती देखिए मैं इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकती कि पार्टी प्रोटोकॉल की वजह से मुझे मना है, लेकिन मेरे पास सारे एविडेंस मौजूद है। यानी कि ये नशेड़ी अभी भी मानने को तैयार नहीं कि ये गलत बयानी दे रही है, लगातार बैक टू बैक इस तरह के बयान देती रहती है। और आज से 4 साल पहले इसने एक स्टेटमेंट दिया था कि महाराज जो है वो पाकिस्तान का अटूट अंक है और पीओके है, यानी महाराज को हिंदुस्तान ने माना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इसने अपने ऑफिस में कब्जा करा था, ऑफिस जहां से बनाया था अपना, उसका छज्जा इलीगल निकाल रखा था। जब वहां के सरकार ने इसको नोटिस दिया कि तुम्हारा छज्जा इलीगल है, और तोड़ने के लिए जब वहां पर लोग आए तो उसने कहा कि ये जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। मतलब इतनी बड़ी बावली और जाहिल औरत है कि अपने ही भारत को पाकिस्तान का हिस्सा बना देती है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि सिलेंडर वाली ताई तो जा चुकी हैं, उनकी जगह खाली है। अब इसको ये लगता है कि सिलेंडर वाली ताई की जो जगह को मैं भर सकती हूँ, वो इसी तरह भर सकती हूँ कि ऊल झलूल बयान दें। और जबकि कंगना रनौत तो एक तरह से कहीं ऊल झलूल बयान दे रही हैं, दूसरी तरफ सिलेंडर वाली ताई जो है वो राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं, क्योंकि उनको भी पता चल गया कि ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। वो भी अपनी जबान से लंबा लंबा चाटती थी, तो उनको बीजेपी में इज्जत भी मिली, रुतबा भी मिला, पैसा भी कमाया, लेकिन जब तक कमाया जब तक उनके पास हुस्न था। ये तमाम हीरोइन जो हैं ये इसलिए तो नहीं आती कि इनके पास दिमाग बहुत होता है, भारत के लिए बहुत कुछ सोच रही हैं, संविधान की परवाह करती हैं, लोगों की परवाह करती हैं, ना बिल्कुल भी नहीं। ये इसलिए आती हैं क्योंकि ये खूबसूरत होती हैं और खूबसूरती से ये लोगों को अट्रैक्ट करें और खूबसूरती से लोग पार्टी की तरफ जाएं। यही वजह कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा जो नचनिए गवनिए सारे एक्टर भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि इन्होंने कुछ काम तो करा नहीं है। अब ये लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए नचनिए गवनियों को बुलाते ताकि जनता इनको देख देख के खुश और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे, लेकिन दिमाग से ही पैदल होते हैं। आज की डेट में स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ कर रही हैं और कह रही हैं कि वाकई राहुल गांधी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये स्मृति ईरानी के हैं, वही स्मृति ईरानी जब वो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी, उस वक्त ये गांधी परिवार को मुंह भर भर के कोसती थी। हर वक्त इनकी तोपे के जो रुख होते तोपों के वो राहुल गांधी की तरफ होते थे। हमेशा ये सोनिया गांधी को टारगेट करती थी,
हमेशा ये राहुल गांधी को टारगेट करती थी, हमेशा ये जवाहरलाल नेहरू को टारगेट करती थी। लेकिन जब इनको देखा कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपनी कैबिनेट तक में जगह नहीं दी, ना इनको राज्यसभा दिया, ना इनको कोई पद दिया, तो इन्होंने फौरन के फौरन राहुल गांधी की तारीफ करनी शुरू कर दी। तो ये दोगलापन है, क्योंकि ये लोग खूबसूरती की खाती हैं और जब ये एक्सपायर हो जाती हैं तो फिर इनको जो रिप्लेस करा जाता है, तो ये बारी फेल बुलबुल इनकी जगह रिप्लेस हो गई, यानी कि कंगना रनौत को सिलेंडर वाली ताई के रिप्लेसमेंट में ला कर रख दिया। अब सिलेंडर वाली ताई तो जा चुकी, अब कंगना भी उलझलूल बयान दे रही है, कभी ये बोलती है कभी वो बोलती है। तो कंगना को लगा कि अगर मुझे पॉपुलर होना है तो मुझे भी गांधी परिवार के ऊपर फिल्म बनानी चाहिए। तो इसने इंदिरा गांधी पर इमरजेंसी बनाई। इमरजेंसी को ना तो कोई फाइनेंसर तैयार हुआ कि फाइनेंस करता, इसकी फिल्म इमरजेंसी को ना किसी ने कहा कि मैं हीरोइन बनूंगी, तो उसकी हीरोइन भी खुद बन गई, ना कोई डायरेक्टर था। सारे काम कंगना ने अकेले कर डाले और इस खुशफहमी में कर डाले, होए मैं तो बीजेपी की सांसद हूँ, इस फिल्म को रिलीज आराम से रिलीज हो जाएगी। लेकिन उस फिल्म में इसने लगातार लोगों को टारगेट कराया, पंजाब के सरदारों को आतंकवादी दिखाया, तो वहां पर इसके पुतले फूक रहे हैं। सेंसर बोर्ड ने इसको सर्टिफिकेट देने को मना कर दिया है। कंगना का एक और उलझलूल बयान आ रहा है, कह रही देखिए सेंसर बोर्ड भी डर गया है, सेंसर बोर्ड को लगातार मारने की धमकियां मिल रही हैं, सेंसर बोर्ड चाहकर भी हमें सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है। अबे उल्लू की पट्टी, सेंसर बोर्ड किसी आदमी का नाम नहीं है, एक जूरी का नाम है जो फिल्म को देखती है, फिल्म के जो सीन होते हैं उनको देखती है कि समाज में उससे क्या फर्क पड़ा है, कुछ को कट करती है, कुछ को ए सर्टिफिकेट देती है, किसी को यू सर्टिफिकेट देती है। वो डरती नहीं है, वो जूरी का नाम है, वो कंगना रनौत का नाम नहीं है, सेंसर बोर्ड। अब ये सेंसर बोर्ड को भी दिखा रही कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक महकमा है जो डर गया है, जिसको मारने की धमकी दे रहे हैं। यानी भारत के लोग जो हैं वो सेंसर बोर्ड को कत्ल करने की धमकियां दे रहे हैं। इसलिए सेंसर बोर्ड इतना डर गया है कि वो कंगना की ये वाली फिल्म जो इमरजेंसी आ रही है उसको सर्टिफिकेट नहीं दे पा रहा है। हालांकि देना चाहता है, मतलब कंगना के बगौल वो देना चाहता है, लेकिन क्योंकि भारत के आतंकवादी, उसके बगौल तो भारत के आतंकवादी गलत गतिविधियों में मुलविस हैं, गलत एक्टिविटीज में मुलविस हैं, वो सेंसर बोर्ड को मार देंगे। इसलिए सेंसर बोर्ड कंगना से कह रहा है हम तो देना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि लोग हमें मारने की धमकियां दे रहे हैं इसलिए हम तुम्हें दे नहीं पा रहे। तो इसके लगातार उलझलूल बयानों से बहुत ज्यादा जनता परेशान है। खासकर इसने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कंगना को तो बोलने की तमीज नहीं है। तो लोग यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लफ्ज हैं जो कंगना के मुंह में ठूसे गए और कंगना बोल रही है, रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रही है, हम तो रिजर्वेशन के खिलाफ हम तो रिजर्वेशन होने नहीं देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? तेरे बाप का राज चलता है रिजर्वेशन, भारत संविधान से चलता है, संविधान में रिजर्वेशन है। तू अमीर घराने में पैदा हुई होगी, नशेड़ी गंजेड़ी, जब तेरे पास पैसा फालतू था तभी तो तू नशा गांजा करती थी और कह रही है हम तो देश हित के लिए 15 साल के ही घर से भाग गए थे। भागकर कहाँ गई थी नशेड़ी तू? क्या भारत की सरहद पे गई थी, पाकिस्तान से जंगे लड़ रही थी? क्या चाइना की सरहद पर गई थी, चाइना को नाको चने चपाई थी? भागकर तू गई कहाँ थी नशेड़ी? तू बॉम्बे पहुंची थी। बॉम्बे पहुंचने के बाद तूने दम करा था, जबरदस्त तरीके से गांजा, अफीम, सट्टा, शराब वो लगाया था। उसके बाद तुझे समझ में आया हुए मुझे हीरोइन बनना, मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ, जमीन में बेच चुकी, घर से मैं भाग चुकी, अपने माँ बाप की इज्जत का मैं फालूदा निकाल चुकी। उसके बाद तूने सबसे पहला जो शिकार खेला था वो आदित्य पंचोली, जो हिंदुस्तान के फिल्म इंडस्ट्री का एक एक्टर था, उसके साथ तूने लिव इन में रहना शुरू करा। पहले उस बुढ़े को लूटा, उसके बाद तूने देखा कि भाई पहली सीढ़ी है, उसके बाद तो तुझे आदत पड़ गई। फिर तूने विक्रम भट्ट के बेटे के साथ क्या नाम है, विक्रम भट्ट के साथ करा तूने, जो एक मशहूर डायरेक्टर का बेटा था, उसको साथ तूने लिव इन में रहना शुरू करा। उसको तूने अच्छे से चूसा, 1-2 फिल्में ले रही। उसके बाद तूने शेखर सुमन जो कॉमेडियन है उनके बेटे के साथ तूने लिव इन में रहना शुरू करा, उनको बर्बाद करा। उसके बाद फाइनली तू सही डेस्टिनेशन पे पहुंची तेरे बगौल, और तूने ऋतिक रोशन के घर में एंट्री करी और ऋतिक रोशन को तूने फंसा लिया, उसके साथ रहना शुरू कर दिया। ऋतिक रोशन के साथ जब इसने रहना शुरू करा तो ऋतिक रोशन की कामयाब फैमिली चल रही थी, सुजैन खान उनकी बीवी थी। सुजैन खान को जब पता चला कि ये बेजमीर औरत मेरे शौहर के साथ लग गई है और उनको लगातार बदनाम करी, तो सुजैन खान ने ऋतिक रोशन से तलाक ले ली। इस कमबख्त की वजह से इस डायन ने बहुत सारे लोगों को बर्बाद करा। और ये कह रही है कि मैं भारत को बचाने के लिए निकली थी, मैं जंग पर निकली थी। कौन सी जंग पर निकली थी भाई तू? ये जंग होती है, मतलब देश को तू बचा रही थी, लोगों के घर खराब कर रही थी, इसके साथ तो उसके साथ तो उसके साथ तू लिव इन में रह रही थी। तू कौन से किसको बचा रही थी?
उसके बाद जब इतनी बदनाम हो गई, लोगों ने इसके साथ बाइकआउट करना शुरू कर दिया, तो इसने कहा नेपोटिज्म का लेकर आई कि हमें फिल्म इसलिए नहीं मिली क्योंकि लोग नेपोटिज्म करते हैं, एक्टर के बेटे को ही फिल्म मिलती है। अगर एक्टर के बेटे को फिल्म मिल रही होती तो अमिताभ बच्चन एक कामयाब एक्टर है, उसका बेटा तो नाकाम एक्टर है। अगर नेपोटिज्म की बात कर रही है ना तो हम यानी कि अमिताभ बच्चन का जो बेटा है वो भी एक कामयाब एक्टर होना चाहिए, वो तो नहीं था। तो ये सारे इसने ड्रामे करने के बाद जब इसको लगा कि इसने तमाम हरकतें इसकी बेनकाब हो गई, तो उसको लगा कि ऐसी कौन सी पार्टी है जो बलात्कारियों को भी सम्मान देती हो, जिनकी पार्टी में सिर्फ ऐसी नचनिए गवनी हो। तो इसको नजर आया हुए भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर दिमाग से पट, जमीर से पट, देशद्रोही या बलात्कारियों को सम्मानित करा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी में इसने शुरू करा और वहां पर मोदी जी की चाटनी शुरू करी, भारतीय जनता पार्टी की चाटनी शुरू करी और लगातार चाटती रही और आखिरकार कामयाब हो गई कि इसको सन 2024 में मंडी से एमपी का टिकट मिल गया। टिकट मिलना अलग बात है, लेकिन अकल से काम करना अलग बात है। मंडी के लोगों ने इसको चुना, लेकिन वहां के लोगों की लिए बात नहीं करती, वहां के लोगों से कह रही कि मैं तुमसे आधार कार्ड देख के मिलूंगी। तो अब इसके जो बयान उलझलूल आ रहे हैं, और इसी बीच जिस तरह मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, इसकी वजह से मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये उल्टे सीधे स्टेटमेंट देती है, मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करती है, जहां पर इसको बोलना चाहिए। मणिपुर पे इसने नाम नहीं निकाला। भाई मणिपुर पे बात करना कंगना, मणिपुर में जिस तरह महिलाओं के साथ आज तक गैंग रेप हो रहे हैं, यौन उत्पीड़न हो रहा है, किस तरह मणिपुर में लड़कियों को, माँ के नौजवानों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मारा जा रहा है। महातू नहीं बोल, पूरा 1.5 साल से मणिपुर जल रहा है। और मणिपुर पाकिस्तान का अटूट अंक नहीं है, मणिपुर चाइना का अटूट अंक नहीं है, मणिपुर बांग्लादेश का भी अटूट अंक नहीं, मणिपुर मेरे भारत का अटूट अंक है। वहां मणिपुर पे ये बात नहीं करती, किसान मूवमेंट पे बात करती है कि अमेरिका चला रहा था किसान मूवमेंट को। यानी जिनका खाती है, जिनका डकारती है, उन्हीं को बता रही कि अमेरिका की गैबी ताकतें चला रही थी। तो बहुत ज्यादा अकल से पट औरत है और इनकी नफरतों की वजह से आज मुसलमान रडार पर है। आप देखिए कि किस तरह हरियाणा में एक बंगाली मुसलमान मजदूर को तड़पा के मार दिया गया और कुछ ही दूरी पर वहां चौकी थी, पुलिस के कान खड़े नहीं हुए। 1-1.5 घंटे तक वहां मॉब लिंचिंग उसकी होती रही और तड़पा के मार दिया गया। आप महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में एक 70-75 साल के बुजुर्ग ट्रेन में सफर कर रहे थे। वो ट्रेन जो हमारी सिक्योरिटी लेती है, वो ट्रेन जो हमारा एक तरह की जमानत लेती है कि आपका सफर सुखदायक होगा और शांतिपूर्वक होगा, उसी सफर में जहां पुलिस भी होती, रेलवे पुलिस भी होती, एक बुजुर्ग के साथ कुछ नफरती भगवा चिंटू, जो मेरे ख्याल से किसी न किसी हिंदू पार्टी से जुड़े होंगे, या तो आरएसएस के होंगे, या हिंदू युवा वाहिनी के होंगे, या बजरंग दल के होंगे, इनकी नफरती तंजीमें बहुत सारी हैं। वो उन बुजुर्ग को जलील कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उन जानवरों की भगवा जमात उन बुजुर्ग की वीडियो बना के बाकायदा वायरल भी कर रही है। लेकिन पुलिस वाले जो हर वक्त चलते फिरते नजर आते हैं, अगर उसी ट्रेन में कोई मुसलमान नमाज पढ़ लेता है, सोच रहा है नमाज पढ़ने की नीयत बांधता है, फौरन वहां की वो जो वहां पे रेलवे पुलिस होती आ जाती कि आप ये काम नहीं कर सकते। लेकिन उसी ट्रेन में महाराष्ट्र में उन बुजुर्ग के साथ मारपीट होती रहती है, उनको गालियां दी जाती हैं, इस्लाम को गालियां दी जाती है, लेकिन पुलिस का वहां पर रोल नील बटा सन्नाटा, पुलिस को कानो कान खबर नहीं होती। तो ये जो इस तरह के काम है, वो एक तरह का ये चीज दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ किस तरह इन लोगों ने नफरतें बुलंद करी हैं। और कमाल की बात है कि बांग्लादेश करते हैं, मरते हैं भगवा चिंटू, और बहुत सारे ये गुफाओं की नाजायज औलाद मेरे लाइव पर भी आते हैं। लेकिन ये जलील लोग ये नहीं बताते कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में क्या कर रही है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की बेटी दिल्ली में क्या कर रही है। आप बताइए, 75 साल के रिकॉर्ड में मेरे भारत का कोई भी प्रधानमंत्री, मेरे भारत का कोई भी एमपी, मेरे भारत का कोई भी चीफ मिनिस्टर, मेरे भारत का कोई भी एक तरह से कहिए जो भी गवर्नमेंट में बड़े पद पे था, क्या वो भारत छोड़ के भागा, किसी देश में जाकर पनाह ली? क्या वो पाकिस्तान में जाकर छुपा, क्या बांग्लादेश में जाकर छुपा, क्या 57 मुल्कों में जाकर छुपा, या अमेरिका में गया? यानी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत में आके छुप रही है, उसको ये कुछ नहीं कहेंगे भगवा गेंडे। भारत के ही मुसलमानों को पकड़ के मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, और पुलिस कह रही है कि नहीं ये हिंदुस्तानी है, उसके बाद ये नफरती चिंटू करें ना, ये बांग्लादेशी है या बांग्लादेशी है। तो
तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत है। और इस नफरत की कहानी लिखने में इन जैसी जो नचनियाँ गवनियाँ ये एक्टर हैं, ये इस तरह की फिल्में बनाते हैं। आपने देखा कश्मीर फाइल बनाई थी, बिल्कुल झूठी फेक स्टोरी में बनाई थी, उसके बाद भी देश का माहौल किस कदर खराब हुआ था। आपने देखा एक बाबा हरामगिरी जिसको उसकी गली का कुत्ता नहीं पूछता था, अपना को बाबा कह रहा था, महाराष्ट्र का था, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी और पॉपुलर हो गया, क्योंकि उनको पता है कि इस्लाम जो है एक टीआरपी का पूरा खजाना है, सच्चा है, बस इस्लाम के खिलाफ बोलो दुनिया हमें जानेगी। तो उस हरामगिरी को आज दुनिया जाने, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन जिन मुसलमानों ने कहा कि हमारे रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करी, उन मुसलमानों के मकानों को तोड़ दिया गया। उन लोगों को बाकायदा पुलिस वाले परेड करा रहे हैं कि हाँ पुलिस तुम्हारी बाप है। तो ये हिंदुस्तान में जो है ना, संविधान का दूसरा नाम जो है बुलडोजर बना दिया गया, मोहब्बत का दूसरा नाम नफरत की आग बजरंग आरएसएस बना दिया गया। ये तमाम के तमाम जो है तमाम महकमों को खा रहे हैं, दीमक की तरह खा रहे हैं। ये फर्जी भगवा चिंटू जो है ये भारत के संविधान को दीमक की तरह चाट रहे हैं। यही कह रहे हैं कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए था। और यही वो लोग हैं उत्तर प्रदेश में आए दिन दलितों के साथ, दलित बच्चियों के साथ मॉब लिंचिंग के साथ साथ उनके गैंग रेप होता है, उनको मारा, मतलब पहले उनका रेप करा जाता है, गैंग रेप करा जाता है, फिर उनके साथ मॉब लिंचिंग करी जाती है, यानी उनको मारा जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है, फिर उनको पेड़ों पर लटका दिया जाता है। यही हाल बिहार में जितनी भी दलित बच्चियां हैं, माइनर बच्चियां जिनकी उम्र 9 साल से लेकर 14 साल तक है, वहां पर ये ठाकुर, ये ब्राह्मण, ये जितने भी ये सारे के नफरती चिंटू हैं जो नफरतियों के साथ हैं, ये उन बच्चियों का साथ गलत काम करते हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती, ये न्यूज आने भी नहीं देते। आए दिन हर चौथे पांचवें दिन उत्तर प्रदेश में दलित बच्चियों के साथ गलत काम होता है। अभी एक सरपंच उत्तर प्रदेश की है, वो सरपंच बनकर आई, जब वो सरपंच बनकर मीटिंग में गई तो वहां पर ठाकुर कह रहे हैं कि हम तुझे बैठने नहीं देंगे, तुझे बैठने का शौक है तो कुर्सी घर से लेकर आए तो फर्श पर बैठ। और ये 12वीं नशेड़ी फेल बुलबुल कह रही है कास्टिज्म तो भारत में ही नहीं, कास्टिज्म तो चली गई, कास्टिज्म के आधार पर नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। यानी भारत में अभी भी इतनी कास्टिज्म है, मंदिरों में नहीं जाने देते दलितों को, और मुकाबला मुसलमानों से कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में कल भी कास्टिज्म नहीं था, आज भी नहीं है। मुसलमानों का हर बंदा एक ही मस्जिद में जाकर टकरा टकरा के नमाज पढ़ता है, चाहे वो मस्जिद के बाहर भीख मांग रहा हो, और जब अजान का वक्त होता है, नमाज का वक्त होता है, जब जमात बनती है तो वही मुसलमान उस वक्त मस्जिद में जाकर जमात अदा करता है। उसके बराबर में खड़ा हुआ कोई आदमी नहीं कहता कि मियां तू तो बाहर भीख मांग रहा था, तू तो पीछे हो जा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिस मुसलमान में इतनी यूनिटी है, जिस मस्जिद के दरवाजे हर मुसलमान के लिए खुले हुए, बिना कास्ट के खुले हुए, वहां पर ये लोग अगर कहें कि हम कास्टिज्म नहीं करते, दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते, अपने कोई सवाल ही नहीं होता। और दलितों को छोड़िए मेरे भाइयों, बात हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी समाज से आती, उनको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, आज तक वो किसी मंदिर में नहीं गई। राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, मोदी जी गए, लेकिन वहां पर हमारी देश की राष्ट्रपति सबसे ऊंची पोस्ट पर है, उनको ना नोता आया यानी इनविटेशन, ना उनको जाने दिया गया। उससे पहले रामनाथ कोविंद थे, ना वो किसी मंदिर में गए। यानी सिर्फ ये ड्रामा करते हैं ये लोग, उनको बिठा लेते हैं। जिस जमाने में राष्ट्रपति कोविंद यहाँ भारत में आके बैठे थे तो उस वक्त सबसे ज्यादा देश में दलितों को मारा गया था, पीटा गया था। अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बिठा दिया गया है जो आदिवासी समाज से हैं, और आदिवासी समाज से होने के बाद ये मुंह को टेप लगाकर बैठी है। मणिपुर में आदिवासी मर रहा है, मध्य प्रदेश में आदिवासी मर रहा है। आपने देखा पिछले साल किस तरह एक मंदबुद्धि आदिवासी के मुंह पर भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर ने पेशाब करा, उन्हें मारा और दूसरे आदिवासी को पकड़ के माफी मांग ली। तो ये जिस कम्युनिटी के राष्ट्रपति को बनाते हैं तो समझ लो उस कम्युनिटी पे कब्जा आ गई, उसकी बर्बादियां शुरू हो गई। जिसकी कम्युनिटी का राष्ट्रपति बन गया उसकी बर्बादियां शुरू हो गई, उसकी कौम पर जुल्म शुरू हो गया। और द्रौपदी मुर्मू क्योंकि एक आदिवासी समाज से आती हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा जो भारत में अगर परेशान है, जुल्म का शिकार है, जमीनों को लूटा खसोटा जा रहा है मणिपुर में, तो वो आदिवासी हैं। और मुसलमान तो खैर इनके हमेशा रडार पे रहा है, मुसलमान तो मरता ही है, चाहे 75 साल में किसी की भी सरकार आई तो मुसलमानों पे जुल्म होता ही होता है। लेकिन मुसलमान क्योंकि अल्लाह पर यकीन रखता है, मुसलमान को पता है कि उसका जो रब है वो खुदा है, वो अल्लाह की तरफ अगर सीधा सीधा चलेगा तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, और अल्लाह ताला हिफाजत करता भी है। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं जो
देश का माहौल है एक तरह से ख़राब कर दिया गया। कभी इमरजेंसी मूवी के नाम पर, कभी रिजर्वेशन के नाम पे, कभी किसानों के ऊपर इल्ज़ाम लगा के गैंग रेप होता है और फिर पीछे से मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, पीछे से दलित बच्चों के गैंग रेप हो रहे हैं। ये चीज़ दर्शाती है कि भारत को बर्बाद करने में हमें गैबी ताकतों की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही जो ये नफरती चिंटू हैं, जो एक तरह के देशद्रोही हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ासकर कंगना रनौत को मैं औरत की लिस्ट से बाहर करती हूँ। मैं कंगना रनौत को मानती ही नहीं कि वो एक औरत है। अगर तुम और औरत होती तो तुम इंसानियत की बात करती, तुम महिला सम्मान की बात करती, तुम देश की गरिमा की बात करती, तुम किसान की बात करती, लेकिन तुम इन सब के खिलाफ बयान देके सिर्फ खुद को चमकाना चाहती हो। तो रिजल्ट देखो, सिलेंडर वाली ताई का क्या हुआ। तुम्हारी भी एक्सपायरी आएगी 5 साल बाद या 10 साल बाद, और 10 साल बाद तुम्हारा भी कोई ना कोई सब्सिट्यूट ये भारतीय जनता पार्टी फिल्म इंडस्ट्री से उठाकर लेकर आएगी और तुम्हारा भी हाल वैसे ही करेगी जैसे सिलेंडर वाली ताई का करा। लाइव अच्छा लगता तो उसको शेयर करिए और कोई गलती हुई तो उसकी माफ़ी। अल्लाह हाफिज़।